स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के फर्स्ट पेपर प्राणी विविधता एवं उद विकास के बारे में। इस पेपर का एक टॉपिक है आनुवंशिक विचलन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आनुवंशिक विचलन से एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो बात करते हैं आनुवंशिक विचलन के बारे में। अंग्रेजी में आनुवंशिक विचलन को जेनेटिक ड्रिफ्ट इस नाम से जाना जाता है। तो आनुवंशिक विचलन के लिए जो ज़्यादा प्रचलित शब्द है वो है आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट। आनुवंशिक विचलन के बारे में सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने बताया, जिसमें से एक वैज्ञानिक का नाम स्वेल और दूसरे वैज्ञानिक का नाम राइट था। और इसलिए आनुवंशिक विचलन को, जेनेटिक ड्रिफ्ट को स्वेल राइट प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, आनुवंशिक विचलन के बारे में, स्वेल राइट प्रभाव के बारे में। इस स्लाइड के अंदर एक सिंपल सी परिभाषा जेनेटिक ड्रिफ्ट की, आनुवंशिक विचलन की दी गई है। वो परिभाषा हमें क्या कहती है कि अगर कहीं पर कोई एक पॉपुलेशन है, समष्टि है, और उस पॉपुलेशन में रैंडम सैंपलिंग की क्रिया होती है। रैंडम सैंपलिंग का मतलब है यादृच्छिक चयन होता है, सैंपलिंग होती है। तो एक पॉपुलेशन में जब रैंडम सैंपलिंग की क्रिया होती है और इस रैंडम सैंपलिंग के कारण एलील की फ्रीक्वेंसी में, एलील की आवृत्ति में अगर कोई चेंज आ जाता है तो इसी घटना को आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा आनुवंशिक विचलन की ये बनती है कि जब किसी पॉपुलेशन में, समष्टि में रैंडम सैंपलिंग होती है तो उस रैंडम सैंपलिंग के कारण एलील की आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आ जाते हैं।
और इसी घटना को आनुवंशिक विचलन के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आनुवंशिक विचलन के बारे में ये है कि नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण और दूसरा उत्परिवर्तन। तो प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन उत्परिवर्तन, ये दोनों महत्वपूर्ण उद्विकासीय बल हैं। यानी ये दोनों इवोल्यूशन, जैव विकास, उद्विकास की क्रिया में प्रमुख उद्विकासीय बल है। तो नेचुरल सिलेक्शन और उत्परिवर्तन के साथ साथ आनुवंशिक विचलन भी एक प्रमुख उद्विकासीय बल है। यानी जैव विकास की क्रिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण फोर्स, बल का कार्य करता है। तो जितना महत्व उद्विकास की क्रिया में नेचुरल सिलेक्शन का है, म्यूटेशन का है, उतना ही महत्व जैव विकास की क्रिया में इस आनुवंशिक विचलन का भी है, इस जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी होता है। लेकिन अगर हम नेचुरल सिलेक्शन से आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन मैंने एक अलग से स्लाइड बना के मेंशन किया है, आगे बात करेंगे उसकी। स्वेल और राइट, इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताया गया और इसीलिए आनुवंशिक विचलन को स्वेल राइट प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो आनुवंशिक विचलन स्वेल राइट प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और होता क्या है आनुवंशिक विचलन में, एलील की फ्रीक्वेंसी, एलील की जो आवृत्तियां हैं उसमें एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक हम देखते हैं बाई चांस चेंजेस आते हैं। यानी कि कहीं कोई पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में बाई चांस, हिंदी में मैं इसे कहूँ तो बाई चांस को हम कहेंगे संयोगवश, कि अगर कहीं पर कोई पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में जो एलील की आवृत्तियां हैं उसमें बाई चांस संयोगवश अगर परिवर्तन आते हैं तो ये संयोगवश आए हुए परिवर्तन आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां पर प्रकृति में समष्टियां दो प्रकार की हैं। कुछ पॉपुलेशन लार्ज साइज की है, बड़े आकार की है, यानी उसके जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो अधिक संख्या में हैं। जबकि कुछ पॉपुलेशंस छोटे आकार की हैं, स्मॉल साइज की हैं, यानी उनमें जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो संख्या में कम होते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें एक लार्ज पॉपुलेशन और एक स्मॉल पॉपुलेशन का, तो हम क्या देखते हैं कि जो रैंडम सैंपलिंग की हमने बात की थी
तो वो रैंडम सैंपलिंग के कारण जो एरर्स, जो त्रुटियां आती हैं, वो बड़ी पॉपुलेशन में ज़्यादा नहीं आकर कम आएगी, जबकि छोटी पॉपुलेशन में जब रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो जो एरर्स, जो त्रुटियां आती है वो ज़्यादा आती हैं। इसलिए जब आनुवंशिक विचलन लार्ज यानी बड़े आकार की पॉपुलेशन पर और छोटे आकार की पॉपुलेशन पर लागू किया जाए, अप्लाई किया जाए, तो हम देखते हैं कि छोटे आकार की पॉपुलेशन पर आनुवंशिक विचलन का प्रभाव अधिक पड़ता है, जबकि बड़े आकार की पॉपुलेशन पर आनुवंशिक विचलन का प्रभाव कम पड़ता है। तो ये सब रैंडम जो सैंपलिंग है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हम देखते हैं कि छोटी पॉपुलेशन पर जेनेटिक ड्रिफ्ट अधिक प्रभावी है, जबकि बड़े आकार की पॉपुलेशन पर आनुवंशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कम प्रभावी होता है। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर हम इस बात को समझते हैं कि एक छोटे आकार की पॉपुलेशन पर आनुवंशिक विचलन किस प्रकार अपना कार्य करता है। तो नंबर 1, जो छोटी पॉपुलेशन है उसके लिए हमने कहा है कि आनुवंशिक विचलन अधिक प्रभावी है, लार्ज पॉपुलेशन पर इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। क्या होता है इसमें कि कुछ एलील जो हैं, पॉपुलेशन के अंदर खूब सारे एलील हैं, तो कुछ एलील मोर कॉमन यानी उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जबकि कुछ एलील है उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी एक पॉपुलेशन में समय के साथ हम देखेंगे जनरेशन टू जनरेशन कि कुछ एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जबकि कुछ एलील हैं वो धीरे धीरे उस पॉपुलेशन से कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएंगे। और इसका सीधा सा प्रभाव जीन पूल पर पड़ेगा। जीन पूल का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन में जितने भी सदस्य हैं उनमें उपस्थित जीन की कुल संख्या, तो जीन पूल पर इस आनुवंशिक विचलन का प्रभाव पड़ता है। यहाँ इस डायग्राम में इस चीज़ को समझाया गया है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग, जैसे ये एक जीनोटाइप है, ये एक दूसरा जीनोटाइप, ये तीसरा, ये ऐसे चौथा, तो इस तरह से कुछ अलग अलग जीन प्रारूप वाले सदस्य हैं यहाँ पर। तो कुल 10 प्लांट्स हैं और ये अलग अलग जीनोटाइप वाले हैं, और आनुवंशिक विचलन हुआ, रैंडम सैंपलिंग हुई, और उस रैंडम सैंपलिंग या संयोगवश परिवर्तन आए, और वो परिवर्तन ऐसे थे कि इन 10 में से केवल 5 ही अपनी संततियां उत्पन्न कर पाए। फिर रैंडम सैंपलिंग हुई, 5 में से केवल 2 ही अपनी संततियां उत्पन्न कर पाए। तो हमने देखा कि जब 2 ने ही अपनी संततियां उत्पन्न की, और ये बाई चांस था, संयोगवश था, कि जो रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट हैं वे ही प्रजनन कर पाए, तो हमने देखा धीरे धीरे उस पॉपुलेशन में केवल एक ही जीनोटाइप बच गया, रेड कलर के फ्लावर वाला। बाकी के जितने भी जीनोटाइप थे, जितने भी एलील थे, वो यहाँ से लॉस्ट हो गए, नष्ट हो गए। तो इस तरह से आनुवंशिक विचलन एक पॉपुलेशन पर अपना कार्य करता है। अब ये प्रक्रिया नेचुरल सिलेक्शन से, प्राकृतिक वर्ण से किस प्रकार भिन्न है,
इस पे हम बात करेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये रैंडम है, रैंडम सैंपलिंग के कारण ये होती है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन जिसके बारे में डार्विन ने बताया था वो एक रैंडम प्रोसेस नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट वातावरणीय परिवर्तनों के कारण नहीं होती, जबकि नेचुरल सिलेक्शन वातावरण में परिवर्तनों के कारण ही होती है। आनुवंशिक विचलन नॉन डायरेक्शनल है, यानी इवोल्यूशन की प्रक्रिया किसी विशेष दिशा में नहीं होती, जबकि नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल है, परिवर्तन एक विशेष दिशा में होता है। इसके अलावा विभिन्नताएं आनुवंशिक विचलन के आने से कम हो जाती हैं, जबकि नेचुरल सिलेक्शन के कारण विभिन्नताएं बढ़ती हैं। इस पीछे वाली स्लाइड में आप देख सकते हो कि जब आनुवंशिक विचलन नहीं हुआ था तो ये अलग अलग जीनोटाइप मौजूद थे पॉपुलेशन में। आनुवंशिक विचलन के बाद हमने क्या देखा कि विभिन्नताएं समाप्त हो गई, केवल एक ही प्रकार का जीनोटाइप शेष बच गया। अब आनुवंशिक विचलन की क्रिया दो प्रकार की हैं, वन बाय वन को समझेंगे। पहला है बोटल नेक प्रभाव, दूसरा है फाउंडर प्रभाव। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। बोटल नेक प्रभाव क्या है और फाउंडर प्रभाव क्या होता है। तो पहले बात करेंगे बोटल नेक इफेक्ट के बारे में, बोटल नेक प्रभाव के बारे में। क्या होता है कि अचानक जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई किसी तालाब के अंदर, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया कहीं पर, तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और उन प्राकृतिक आपदाओं के कारण पॉपुलेशन में रैंडम सैंपलिंग की घटना होती है, यानी केवल कुछ ही सदस्य जीवित रह जाते हैं, अधिकांश सदस्य इस प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो होगा क्या कि अब जो पॉपुलेशन के सदस्य बचे हुए हैं, ये पॉपुलेशन के सदस्य जो जीवित बचे हैं, ये पूर्व की जो पॉपुलेशन थी जिसमें सभी प्रकार के सदस्य थे, उससे ये अलग प्रकार के हैं, इनका जीनोटाइप अलग है, एलील आवृत्तियां अलग हैं, और इस प्रकार जो इवोल्यूशन हुआ इसे बोटल नेक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे ये एक संकरे मुंह वाली बोतल है और इसमें कांच की कुछ बॉल्स भरी हुई हैं। तो ये जो कांच की बॉल्स हैं ये पॉपुलेशन के विभिन्न सदस्यों को प्रदर्शित कर रही हैं। अच्छा, इन कांच की बॉल्स का जो कलर है वो भी अलग अलग है, कुछ येलो कलर की है, कुछ ब्लू कलर की, ऐसे डिफरेंट कलर की हैं। तो ये कलर अलग अलग जीनोटाइप को प्रेजेंट करती हैं। अचानक से कोई प्राकृतिक आपदा आई तो जैसे ही हम बोतल को उल्टा करते हैं तो केवल कुछ ही सदस्य बाहर आ पाएंगे, यानी ये वो सदस्य हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, जीवित रहेंगे, और बाकी के सदस्य बोतल की नेक गर्दन पर आकर अटक गए। तो जो सदस्य बोतल में रह गए वो सब नष्ट हो चुके हैं। तो अब जो सदस्य जीवित रहे, यानी जो बोतल से बाहर आए, ये एक प्रकार की रैंडम सैंपलिंग है। कौन सा सदस्य बाहर आएगा, कौन से जीनोटाइप का आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं है। अब ये जो सदस्य सरवाइव कर रहे हैं ये जनन करेंगे और फिर कुछ समय बाद एक पॉपुलेशन बनाएंगे। तो ये जो नई पॉपुलेशन बनी हुई है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग होगी। ये इस प्रकार का अगर आनुवंशिक विचलन होता है तो इसे बोटल
नेक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखें अपन। नदन एलिफेंट सील की बात करें, इनका जो इवोल्यूशन है उसमें बोटल नेक इफेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि ह्यूमन की हंटिंग के कारण 1890 के आसपास मानव ने इनका शिकार किया। ये एक प्रकार की आपदा थी और इस कारण इनकी संख्या घटकर केवल 20 सदस्यों तक रह गई। अभी इन 20 सदस्यों ने वापस प्रजनन किया और अपनी संख्या को बढ़ाकर 30,000 तक किया। तो यहाँ पर जो नदर्न एलिफेंट सील हैं, ये एग्जाम्पल है बोटल नेक इफेक्ट का। और इस बोटल नेक इफेक्ट आनुवंशिक विचलन के कारण हम देखते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं इसमें कमी आ जाती है। अब अगले पे बात करेंगे। अगले प्रकार का जो आनुवंशिक विचलन है वो है फाउंडर इफेक्ट, संस्थापन प्रभाव। इसमें क्या होता है कि जब किसी पॉपुलेशन का एक हिस्सा यानी कुछ सदस्य जिनको हम फाउंडर कहेंगे, ये अपनी ओरिजिनल ओल्ड पॉपुलेशन से सेपरेट हो जाते हैं, कहीं नई जगह गए, वहाँ अपनी एक नई पॉपुलेशन बनाते हैं जिसमें एलील की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इस टाइप के आनुवंशिक विचलन को फाउंडर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं फाउंडर इफेक्ट का एग्जाम्पल देखता हूँ तो न्यूजीलैंड का जो साउथ आइलैंड है वहाँ पर तस्मानिया जो है, वहाँ 1830 में कुछ सिल्वरी आइज पॉपुलेशन की बात हम देखते हैं कि ये उनकी मदर पॉपुलेशन थी। ये कुछ मेंबर रैंडमली, ये फाउंडर इंडिविजुअल्स थे, एक नई जगह पर गए, नई पॉपुलेशन बनाई। तो इस नई पॉपुलेशन का जीनोटाइप इस ओरिजिनल पॉपुलेशन के जीनोटाइप से हमें अलग दिखता है, साथ में वेरिएशंस भी हमें कम दिखाई देती है। अब फाइनली बात करेंगे कि आखिर आनुवंशिक विचलन का इवोल्यूशन में जैव विकास में रोल क्या है। नंबर एक तो ये वेरिएशंस, विभिन्नताओं को घटा देंगे। दूसरा, पॉपुलेशन में एलील की आवृत्ति को परिवर्तित कर देंगे, उसके कारण इवोल्यूशन होगा। जीन पूल पर अपना एक इम्पॉर्टेंट योगदान ये देते हैं। तो आज हमने बात की आनुवंशिक विचलन के बारे में, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। एग्जाम में इसे स्वेल राइट प्रभाव के नाम से भी पूछा जाता है। इसके दो टाइप आपको बताए, बोटल नेक इफेक्ट और दूसरा फाउंडर इफेक्ट। और ये बात की कि आनुवंशिक विचलन प्रभावी रूप से काम करता है छोटे आकार की समष्टि में, बड़े आकार की समष्टि पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आनुवंशिक विचलन में एलील की फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तन आते हैं वो रैंडम सैंपलिंग के कारण आते हैं। और रैंडम सैंपलिंग बड़े आकार की समष्टि में ज़्यादा त्रुटियां नहीं आती, लेकिन छोटे आकार की समष्टि में रैंडम सैंपलिंग के कारण ज़्यादा त्रुटियां आती हैं। इसलिए आनुवंशिक विचलन प्रभावी रूप से काम करता है एक छोटे आकार की समष्टि पे। तो आई होप आज का जो लेक्चर था अपना आनुवंशिक विचलन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।